हेलो दोस्तों, मैं सर्वजीत आप लोगों को सर्वजीत मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस का बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था। मतलब बहुत अच्छे से देखे थे कि कितना इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया था। हम बस ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा आईएएस का तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। आप हल्का तैयारी करके भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसी तरह से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने आज मैथ्स प्रीवियस ईयर बोले तो जो 25 दिसंबर 2020 को 25 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम हुई थी, है ना, इंटर लेवल 10+2 बिहार एसएससी का जो 10+2 लेवल का हुआ था, है ना, मेंस का क्वेश्चन है। और मेंस में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है और इसी को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथ और साइंस में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि कुछ कर सकते हैं तो आप बस इस दोनों सब्जेक्ट में बेसिक बना करके रखिए। बेसिक अच्छा होना चाहिए। यही वजह है कि बिहार के एग्जाम में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कट ऑफ ज़्यादा जाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होते हैं, हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि घर में बैठ करके प्रेम से पढ़िए, बेसिक चीज़ें ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बहुत ज़्यादा हार्ड करने का ज़रूरत नहीं है। अब उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए पहले हम इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यानी पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और जो ट्रिक्स जानते हैं, जो भी बच्चे ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं, वो बच्चे तो बहुत आसानी से बहुत कम समय में बना देंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का सम यानी कि योग दिया हुआ है 25। दो संख्याओं का योग है 25 और उनका अंतर है 13, तो उसका गुणनफल बताना है। एक तरीका तो है कि भाई आप दो संख्या मान लो कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। आप मान लो कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब ये दोनों का योग बोले तो x प्लस y, और x प्लस y क्या दिया हुआ है बाबू, 25। और उसका अंतर, यही दो संख्याओं का अंतर, कहने का मतलब x माइनस y, तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 13। और पूछ क्या रहा है, उनका गुणनफल। तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, xy। आपसे xy ही पूछ रहा है। एक तरीका है कि दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके आप x निकाल लो, दोनों को सोल्व करके आप x निकाल लो और y निकाल लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे देखिए दोनों को जोड़िए आप, y से y कैंसिल होगा, ये दोनों इक्वेशन को यदि हम जोड़ेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। कैसे, दोनों को जोड़िए, 25 + 3 28, 10 38, 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे 19 आ जाएगा, ये x का वैल्यू होगा। और y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब 25 में से 13 जाएगा, 12 होगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 19 और 6 को गुना करना है तो 19 6 का क्या होता है, 114 होता है। और इस सवाल का आंसर बहुत प्रेम से आप सी नंबर निकाल दिए। एक तरीका इस तरह से भी है और दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है समझना, दूसरा तरीका भी है। एक बहुत फेमस ठीक है, एक बहुत फेमस फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4xy के बराबर होता है, 4xy के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर
किसके बराबर होता है, 4xy के बराबर होता है। और x प्लस वाई कितना है बाबू, 25 है। यहाँ 25 रख करके उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 माइनस x माइनस वाई के जगह पे 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4xy। अब बताइए यहाँ से xy तो हमको डायरेक्ट निकल जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा 5, ये बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 456 इक्वल टू क्या आ गया, 4xy। तो xy निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 114। तो इस फॉर्मूला से भी क्या आया, 114। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। कितना आसान था। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले ही बोल दे रहे हैं बाबू, क्योंकि हमने स्नैपशॉट लिया है इस क्वेश्चन का और इसको टाइप भी कर सकते थे, लेकिन आपको प्रूफ के तौर पर दिखाना था कि यही क्वेश्चन पूछा गया है। हम पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ है सेकंड क्वेश्चन में 12 पेन का क्रयमूल्य जो है 8 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है। 12 पेन का जो क्रयमूल्य है वह 8 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य समझना, यहाँ क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य यदि वस्तु के रूप में दिया रहे, देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली मूल्य के रूप में जानते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं मूल्य के रूप में, जैसे कि क्रयमूल्य यदि दिया है, मान के चलिए थोड़ा सा क्रयमूल्य मान के चलिए कि 25 रुपया दिया हुआ है, किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य दिया हुआ है 25 रुपया और उसका विक्रयमूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है मान के चलिए 30 रुपया। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि क्रयमूल्य 25 है, विक्रयमूल्य 30 है, मतलब विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से ज्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं कि लाभ हो रहा है। 25 रुपया की वस्तु को हम 30 में बेच रहे हैं, मतलब 5 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि हमको रुपीज में ये क्वेश्चन दिया रहता तब बहुत आसान होता, नहीं देख के हम बता देते कि भाई क्रयमूल्य छोटा है या विक्रयमूल्य छोटा है, विक्रयमूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ होगा, क्रयमूल्य बड़ा रहता तो हानि होता। और यहाँ से यदि लाभ प्रतिशत निकालना होता तो हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं कि लाभ बटा क्रयमूल्य होता है और गुना में 100 होता है, यही होता है ना, गुना में 100% होता है, ठीक है। लाभ 5 बटा क्रयमूल्य 25 हो जाता, गुना 100 कर देते, यानी 25 यानी कि लगभग 20% आ जाता, ठीक है। ये कब होता, जब हमको क्वेश्चन में रुपीस दिया होता, अमाउंट का केस होता, अमाउंट का केस होता। तो अमाउंट के केस में हम लोग लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रयमूल्य पे निकालते हैं, और क्रयमूल्य से यदि विक्रयमूल्य ज्यादा रहेगा तब लाभ होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, भाव का केस है बाबू, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह भाव का केस है। कहने का मतलब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य समझना। अब इसी क्वेश्चन के आधार पे हम इसको समझा रहे हैं, देखिए कितना आसान हो जाता है। जो इसी क्वेश्चन के आधार पे समझा रहे हैं, क्रयमूल्य क्या दिया हुआ है, कहता है 12 पेन का क्रयमूल्य, कहने का मतलब क्रयमूल्य जो है 12 पेन के बराबर है। क्रयमूल्य किसके बराबर है, 12 पेन है। और विक्रयमूल्य क्या है बाबू, विक्रयमूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और विक्रयमूल्य दिया हुआ है 8 पेन, 8 पेन का विक्रयमूल्य, मतलब विक्रयमूल्य जो है 8 पेन है। तो ये जो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दिया हुआ है वह वस्तु के रूप में दिया हुआ है, और जब भी क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य वस्तु के रूप में देगा तो विक्रयमूल्य यदि ज्यादा होगा, विक्रयमूल्य ज्यादा होगा तो इस केस में हानि होगी। चूंकि देखो अमाउंट, ये था अमाउंट का केस, इसमें रुपया पैसा से रिलेटेड बात हो रहा था। ये है भाव का केस, चूंकि इसमें वस्तु का बात हो रहा है। तो इसमें जो भी हम करते थे इसी चीज का रिवर्स सोचना है इस क्वेश्चन में।
यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा होता था तो लाभ होता था, यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि होगी। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य क्या देख रहे हैं, क्रय मूल्य से कम है। तो जब भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तब होता है लाभ। और यहाँ पे जब लाभ निकालते थे तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते थे, यहाँ लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। किससे घटाएंगे बाबू, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को, माने सब चीज उल्टा होगा। क्रय मूल्य है 12 पेन और विक्रय मूल्य है 8 पेन, कितना हो जाएगा, 4 पेन के बराबर लाभ होगा। 4 पेन के बराबर लाभ होगा। पूछ क्या रहा था, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बाबू, लाभ बटा यहाँ नीचे में क्रय मूल्य करते थे, यहाँ पे विक्रय मूल्य करेंगे, यानी लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100। और विक्रय मूल्य है 8 पेन, अब गुना में कर देंगे 100%। 4 दूना 8, 2 से कटेगा, ये हो गया 50%। ठीक है बाबू, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कितना क्लिष्ट क्यों कर दिया। क्लिष्ट कुछ नहीं है, क्लिष्ट क्या है, कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को देख करके ना सोल्व कर देते। इतना तो ताम झाम जो हमने किया था वो तो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए किया था। ये क्वेश्चन कितना आसान है, जो देखिए क्या था, 12 पेन का क्रय मूल्य, यानी हमको सीपी दिया हुआ है 12 पेन, है ना। 8 पेन का विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया हुआ है 8 पेन। अब सोचेंगे, भाव का केस है, चूंकि वस्तु दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है वस्तु के रूप में दिया हुआ है, तो एसपी कम है, मतलब कि लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 पेन, 4 पेन के बराबर लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटा विक्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ है 4, विक्रय मूल्य है 8, गुना में 100 कर देते। ये 4 दूना 8, 2 से 50 बार में कट जाता। कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो बहुत आसान है। जिनको भी जुड़ना है, ये सब ट्रिक सीखना है, तो बस इस चैनल पे आप कंटिन्यू करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। गारंटी के साथ बोलते हैं, बिहार एसएससी आप निकाल लेंगे, गारंटी के साथ बोलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। बिहार एसएससी का एग्जाम आप रेगुलर बने रहेंगे, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करेंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 का प्रथम 15 गुणांकों का औसत पूछ रहा है, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखो, 8 का मल्टीपल चाहिए। 8 का मल्टीपल क्या होगा, पहला नंबर 8 होगा, दूसरा नंबर 8 दूना 16 होगा, 8 तिया 24, 8 चौका 32, इसी तरह से जाएगा, है ना। अब 15वां मल्टीपल लिखना होगा तो क्या, 15 8 20 से हो जाएगा। यानी 8 से लेकर के इसी तरह से हमको 120 तक नंबर लिखना है। ठीक है, कहता है कि 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल का आपको एवरेज बताना है। तो आप 8 का 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 8 का टेबल लिखिएगा 15 बार। 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, ऐसे कर करके 120 तक पहुंचिएगा। एवरेज पूछ रहा है, तो वैसे जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं जानता है वो क्या करेगा, 8 से लेकर के 120 तक जो भी नंबर आया है 8 का मल्टीपल, उसको जोड़ेगा, उसका सम करेगा, और चूंकि नंबर कितना है 15, तो 15 से डिवाइड करेगा। बिल्कुल नहीं वैसे करना है, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको आसान तरीका से बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अब जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। छोटा सा एग्जाम्पल लिए बाबू, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 का यदि एवरेज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 2 तरीका यहाँ समझाएंगे, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी 2 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, इसका एवरेज क्या होगा। हम तो डायरेक्ट देख के बता देंगे कि एवरेज बस यही 6 है, यही क्या है, एवरेज है। लेकिन कहिएगा कैसे, तो सबको जोड़िए,
2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 क्या हो जाएगा 30। और कितना नंबर है टोटल 5। डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। सेम चीज आ रहा है ना। तो यह कंडीशन कब लगाएंगे, यानी जैसे 5 गो नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है और सब के बीच डिफरेंस सेम है। देखिए 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का है, 4 और 6 के बीच में अंतर 2 का है, 8 और 6 के बीच में अंतर 2 का। यानी हम कोई भी नंबर का सीरीज लिख रहे हैं और लगातार 2 नंबर के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर यदि सेम है तो जो बीच वाला संख्या होता है, जो बीच वाला संख्या होता है वही उसका एवरेज होता है, वही उसका एवरेज होता है। ठीक है, इससे ये कंसेप्ट निकला। यहाँ देखिए 8 और 16 में 8 का डिफरेंस है, 16 और 24 में 8 का डिफरेंस है। 8 का डिफरेंस ही रहेगा क्योंकि हमने 8 का क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है। तो इसका एवरेज क्या होगा बाबू, इस सवाल का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो हम देखेंगे 15 मल्टीपल लिखे हैं, 15 लिखे हैं, मतलब इधर से 7 होगा और इधर से 7 होगा, 7 और 7 14, एक बीच में क्या होगा एक्स्ट्रा होगा जो इधर से गिनेंगे तो 8वां नंबर पे, यानी 8वां जो 8 का जो 8वां मल्टीपल होगा वही इस सीरीज का क्या होगा एवरेज होगा। और 8 का 8वां मल्टीपल कैसे निकलेगा, 8 को 8 से गुना करके 8 8 64 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा 64। कुछ देखना ही नहीं था, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। क्योंकि देखिए हम इसको सिर्फ सॉल्व ही नहीं कर रहे, कुछ कंसेप्ट भी बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप सेकेंड में क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, अंग्रेजी में समझ लो, प्लेस वैल्यू समझते हो ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता है यानी स्थानीय मान। तो एक नंबर लिखा हुआ है 48658 और इसमें जो है 2 गो 8 दिया हुआ है, एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है, एक 8 यहाँ है। तो बाबू आपको बताना है कि इसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। इस 8 का स्थानीय मान 8 होगा, इसके बाद जितना डिजिट उतना जीरो बैठा लो, तो 8 के बाद एक डिजिट है, एक जीरो बैठा लो। और इस 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 8 के लिए 8 लिख दो, इसके बाद 1 2 3 4, 4 वो नंबर है, 4 वो जीरो बैठा दो, 4 वो जीरो बैठा दो, तो कितना हो गया 80,000। अब दोनों का डिफरेंस लिखना है तो 80,000 में से बाबू 80 घटा लो, 80 घटा लो तो 79,920 आ जाएगा, 79,920 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना अच्छा, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। चलिए मैथ्स के तरह ही इसको सोच के बनाते हैं। क्या है ये, 3 है, 7 है, 15 है, अगला सीरीज क्या होगा ये पूछ रहा है। अगला सीरीज यानी खाली स्थान के जगह पे क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन में से देख के भर देना है, लेकिन लॉजिक रहेगा तब तो भरिएगा। अब सोचिए कि भैया 3 से 7 कैसे लिखा गया होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिफरेंस देख लेते हैं, कहीं डिफरेंस सेम तो नहीं है। तो 3 और 7 के बीच में अंतर है 4, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 15 नहीं आएगा, 7 में 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ जो डिफरेंस है उसका डबल है यहाँ पे। ठीक है, डबल है। तो एक काम करते हैं, ये 3 से 7 ऐसे देखे सोच करके, 3 दूना 6 अब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए तो 7 दूना 14 में 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। उसी तरह से 15 में 2 से गुना करके 1 जोड़ करके देखिए क्या हो जाएगा बाबू 31। ऑप्शन में 31 है, ऑप्शन में 31 है, आंसर हो गया। आगे भी एक चेक कर लेंगे, 31 गुना 2 अब प्लस में 1, 31 दूना 62 प्लस 1 क्या हो जाएगा बाबू 63 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब हम आपको आगे हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 63 का डबल क्या हो जाएगा 126, उसमें 1 जोड़ेंगे 127, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कितना इजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन करा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो भाई 999 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, 3 को 9। अब कहता है जो कि 7 का क्या हो गुणज हो, 7 का मल्टीपल हो।
तो 7 का मल्टीपल हो मतलब ये हुआ कि 3 नंबर का सबसे बड़ा माने 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो एक तो बड़ा भी हो और 7 से मल्टीपल हो। तो इसको करना कुछ नहीं है, देखो वो ये 999 है सबसे बड़ा। देखिए तो ये 7 से डिवाइड होगा क्या, चेक कर लीजिए 7 से डिवाइड करके। तो 7 से करिए, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, 9 उतरेगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, हाथ में एक ऊपर से 9 उतरेगा, 7 दूना 14, सतिया 21 होता है इसलिए 14 ही लिखेंगे, रिमाइंडर बचा 5। यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 999 से यदि हम 5 घटा दें यानी कि 994, ये 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या भी होगा और यह 7 से डिविजिबल भी होगा, 994। और ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो सबसे पहले सिर्फ पूछता 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या था 999 बताते, लेकिन क्या कहा कि 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल कहने का मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर नहीं बचता तो पूरा पूरा कट जाता, तो उसी रिमाइंडर को इस संख्या से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो एग्जैक्ट डिविजिबल 7 से नंबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये अगला, ये भी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन देखिए समझिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है, माने दो गो संख्या है। मान के चलो कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या, मान के चलिए छोटी संख्या x और बड़ी संख्या है y, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है। बड़ी संख्या की क्या है बाबू, 2/3 है। तो x y छोड़ दो, एक ही इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, आप ये मान के चलो कि मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है x है, बड़ी संख्या x है, तो हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं बाबू छोटी संख्या, कहता है बड़ी संख्या का 2/3 छोटी संख्या है, तब बड़ी संख्या है x और इसका 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3x, 2/3x यही हो जाएगा ना। इसको हम 2/3x लिख सकते हैं और उसका योग 60 है, यानी कि x प्लस 2/3x, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है बाबू, 60 है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x यानी कि 5x बराबर में 60। ये 5 से कटेगा 12 बार में, तो x निकल जाएगा 12×3=36, 12×3=36। आपसे पूछ क्या रहा था, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या को ही x माने हैं और x ही निकल गया 36। एक तरीका है x मान करके, और दूसरा तरीका क्या है, रेशियो के माध्यम से। क्या कहता है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है, 2/3 है, मतलब एक संख्या 2 है तो दूसरा संख्या क्या है, 3 है। 2/3 का मतलब क्या हुआ, यदि छोटी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनुपात में 3 होगा। छोटी संख्या अनुपात में 2 है तो बड़ी संख्या 3 हो जाएगा, यही 2/3 का मतलब हुआ। और ये दोनों रेशियो का सम 2 और 3 का सम क्या है बाबू, 5, और सवाल में दिया हुआ है 60। तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 12 आ जाएगा। आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है और बड़ी संख्या अनुपात में 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12×3=36 हो जाएगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो जो तरीका आपको आता है उससे आप बना लीजिए, और क्वेश्चन इतना आसान है कि दोनों से आपको टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा था। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा, इसलिए कि अभाज्य संख्या जो होता है उसमें दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वो सेम नहीं होता। जैसे देखिए पहले हम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं, 10 प्राइम नंबर्स लिख देते हैं बाबू। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या, तो 10 प्राइम नंबर्स क्या होगा, सबसे छोटा 2, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा,
24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगा, 28, 29 होगा। देखो तो क्या हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्राइम नंबर्स हो गए। अब बताइए 2 और 3 में तो 2 का अंतर है, सॉरी 1 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 2 7, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 2 का, इस तरह से आ रहा है बाबू। तो इस तरह में हमको नहीं बैठ पाएगा, यानी कि इस सब का हमको क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, और उसको फिर 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगा, आपको 10 प्राइम नंबर लिख करके 10 प्राइम नंबर लिख के सबको जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि 10 संख्या का 10 अभाज्य संख्या का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 प्राइम नंबर्स का सम निकालेंगे। तो 10 प्राइम नंबर्स का सम जो होता है 129 होता है। इस सारे संख्या को जोड़िएगा तो 129 आएगा। और टोटल कितना भाज्य संख्या है बाबू, 10, तो कितना आ जाएगा आंसर, 12.9। अब जोड़ के देख लीजिए, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 1 18 10 28 3 31 10 41 41 7 48 10 58 58 9 67 10 67 10 77 77 3 80 20 100 129 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, नहीं ये आप कर सकते थे, इसके लिए ट्रिक का जरूरत नहीं था। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 144। और ये क्या देख रहे हैं, 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर है। तो इस दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, देखिए तो 144 और 23 में क्या रिलेशन हो सकता है। हमको तो यही दिख रहा है कि 12 दूना 24 कर देंगे, 1 घटा देंगे 23 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ है, 13 को डबल कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो क्या जाएगा, 13 दूना 26 में से 1 गया 25। देखिए ऑप्शन में है कहीं 25, सी नंबर ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए बाबू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1820 रुपया का साधारण ब्याज पूछ रहा है। 1820 रुपया का साधारण ब्याज पूछ रहा है आपसे, और कर्जा कब लिया है, 9 मार्च 2019 से लेकर के 21 मई 2019 तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। 7.5% की दर से 7.5% की दर से 1820 रुपया का साधारण ब्याज पूछ रहा है। 1820 रुपया का साधारण ब्याज पूछ रहा है, और कब से कब तक समय है, 9 मार्च 2019 से 21 मार्च 2019 तक। करना कुछ नहीं है, तो दिख रहा है प्रिंसिपल पी क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है बाबू, 1820 रुपया। मूलधन है 1820 रुपया, ठीक है, मूलधन है 1820 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर है 7.5%। 7.5% को हम 15/2 लिख सकते हैं। आपको घट क्या रहा है, टाइम घट रहा है, टाइम घट रहा है। टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ दिन निकलेगा बाबू, चूंकि 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक कितना दिन होगा, ये दिन निकलेगा। तो मार्च होता है 30 दिन का, सॉरी 31 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का। यदि वह 1 मार्च को पैसा लेता तो पूरा मार्च में 31 दिन उसके पास होता, लेकिन वह 9 मार्च को पैसा लिया है, इसका मतलब 31 में से 9 घटा देंगे बाबू, कितना आ जाएगा, 22। यानी मार्च में उसके पास पैसा 22 दिन रहा। अप्रैल पूरा रहा, और अप्रैल होता है 30 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का। उसी तरह से मई में 21 दिन उसके पास पैसा रहा है, तो यहाँ से 21 दिन, यानी मार्च में 22 दिन तक उसके पास पैसा रहा, अप्रैल में 30 दिन, और मई में 21 दिन। बाकी सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 73 दिन, 73 डेज। यानी टाइम आपको पता चल गया 73 डेज, 73 डेज। लेकिन क्वेश्चन में समय होना चाहिए ईयर में, ईयर में तो 73 को 365 से डिवाइड कर देंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ईयर्स में चेंज हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत आसान सा। मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर,
और बटा में क्या होता है मेरे भाई 100। यही फॉर्मूला ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मूलधन है 1820 रुपया, समय है कितना 73 ऊपर देंगे और नीचे में 365 आ जाएगा, गुना दर कितना है बाबू 15 ऊपर में रहेगा नीचे में 2 आ जाएगा, और फॉर्मूला में नीचे में 100 होना चाहिए तो नीचे में 100 देंगे। अब यहाँ से जो भी कटेगा पिटेगा वो जो आएगा ब्याज किस में आ जाएगा बाबू रुपया में, काटिए तो एक शून्य से एक शून्य खत्म। 73 पचे 365, 5 से 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 नमा 18, 2 एकम 2। अब क्या करना है 91 को 3 से गुना कर दीजिए, 1 तिया 3, 9 तिया 27 और यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा 27.3 मतलब 27.30 रुपीज, और 27.30 रुपीज ऑप्शन बी में है। बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ देखिए एक विद्यालय की कैंटीन लंच, ठीक है, मतलब कोई विद्यालय या स्कूल है उसमें कैंटीन चलता है और कैंटीन में कहता है कि आप लंच करोगे तो हम प्रतिदिन 20 रुपया लेंगे और साथ में दूध पियोगे तो 4 रुपया लेंगे। यानी कि कोई विद्यार्थी यदि एक दिन कैंटीन में लंच और दूध पीता है तो लंच पे 20 रुपया और दूध पे 4 रुपया प्रतिदिन खर्चा होता है, मतलब एक दिन का खर्चा है 24 रुपया, एक दिन का खर्चा है 24 रुपया। और कहता है कि रमेश को 5 दिन के लिए इन चीजों की कितनी राशि खर्च करनी होगी, तो बस इसमें 5 से गुना कर देना था, 120 रुपया आंसर आ जाना था। इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, फ्री का क्वेश्चन है। ये भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं देख लेते हैं। ये 3 तस्वीर है, इसमें हाथ है, पैर है, मुंडी है। सेकेंड तस्वीर में भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 मुंडी है। लेकिन थर्ड तस्वीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन मुंडी गायब है और मुंडी पूछ रहा है। मुंडी आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लेंगे क्या करना पड़ेगा भाई। 24 कैसे आएगा, ये हाथ पैर का रिलेशन देखेंगे और मुंडी लाना है। क्या देख रहे हैं बाबू, 4 तिया 12, 12 दहेंगे 120। अच्छा 120 को यदि 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, इसमें चेक कर लीजिए। या ऐसे भी सोच सकते हैं 6 चौको 24, अब 12 कम 12 दूना 24। अच्छा ये दोनों का प्रोडक्ट और ये तीनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, समझना। यहाँ देखिए 10 तिया 30, 30 चौका 20 से, 24 बचे 20 से, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट, ये तीनों का प्रोडक्ट ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। वही काम करेंगे यहाँ, 14 बजे 70, 70 एकम 70 और 10 को कितना से गुना करेंगे तो 70 होगा, जाहिर सी बात है 10 से, और 10 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए भी हो गया, बहुत आसान था। यहाँ है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50 आर। 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर पूछ रहा है बाबू। अब इससे क्या आसान हो सकता है भाई, 30 से 50 के बीच में देख लेंगे के गो अभाज्य संख्या है, तो चेक करिए। 31 अभाज्य संख्या है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, उसके बाद 37 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 37 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी संख्या से ना कटे, एक खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे। तो 37 सिर्फ एक से कटेगा और खुद यानी 37 से कटेगा। 31 का भी वही हाल है। 37 के बाद देखिए 38 इवन नंबर है तो दूसरे तो कटेगा, मतलब खत्म कहानी। तो 38 हो गया, 39, 40, फिर चेक करिए 41 है अभाज्य संख्या, चूंकि इसका फैक्टर केवल 2 ही है, 1 और 41। 42 कट जाएगा। 43 देखिए 43 किसी से नहीं कटेगा, यानी 43, 44, 45, 46, 47 चेक करिए किसी से नहीं कटेगा। 48 कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा, मतलब यही 5 वो संख्या है। 31, 37, 41, 43, 47 आप चेक करिएगा तो आप समझाइएगा थोड़ी ना, फटाक फटाक चेक हो जाएगा। यानी कितना है 5, ऑप्शन बी।